जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं किसी भी चीज़ की खसूसियात को, और लाइफ प्रोसेसेस ज़िंदगी के अफ़ाल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाए जाते हैं। ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल यू वुड हैव सीन मैनी थिंग्स। अपने घर से स्कूल के रास्ते में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स यू सी एवरी डे, यू मे ऐड दीज टू द लिस्ट। आप एक लिस्ट बनाएं जो आप रोज़ाना देखते हैं उन चीज़ों की, और वो चीज़ें जो आपने स्कूल से रास्ते में देखी हैं वो उनको आपने उस लिस्ट में ऐड करना है। हाउ वुड यू डिसाइड दैट थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि चीज़ें ज़िंदा हैं या नहीं। उसके लिए आपके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं या वो खसूसियात किसी भी चीज़ में नज़र आती हैं तो इसका मतलब वो चीज़ ज़िंदा है, यानी कि लिविंग है। अगर वो खसूसियात आपको नज़र नहीं आती तो इट्स मीन वो चीज़ें नॉन लिविंग्स में शामिल होती हैं। सबसे पहली खसूसियत क्या है? लिविंग थिंग्स यूज फूड टू रिमेन अलाइव। जो ज़िंदा जानदार है उनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरा, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जिंदा जानदार जो है वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स ऑफ देयर काइंड्स। जो जिंदा जानदार है वो बिल्कुल अपने जैसे जानदारों को पैदा करते हैं, यानी अपने बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग जो है वो छोटे से बड़े होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स कैन सेंस। और लिविंग थिंग जो है वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या आप जिंदा जानदारों की कुछ और खसूसियात के बारे में बता सकते हैं? मिसाल के तौर पर लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स जो है वो अपना फालतू मादा खारिज करती हैं, जिस्म से फालतू मादे को खारिज करती हैं, ठीक है। उस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के जो बड़े बुनियादी ग्रुप्स हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। लिविंग थिंग्स के दो बड़े ग्रुप्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। डू यू नो दैट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। क्या आपको पता है कि पौधे और जानवर दोनों ही लिविंग थिंग्स में शामिल होते हैं। यू माइट हैव सीन एनिमल्स लाइक बटरफ्लाई, स्पैरोज, गॉट, काउ एंड फिश। आपने यकीनन बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, जैसे कि तितलियाँ, चिड़िया, बकरी, गाय और मछली। यू माइट हैव आल्सो सीन प्लांट्स लाइक ट्रीज। आपने यकीनन पौधों को देखा होगा, जैसे कि दरख्त हो, एप्पल्स के, बनानास के, ऑरेंजेस के, मैंगोज के। इफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग। अगर दोनों पौधे और जानवर दोनों ही लिविंग्स हैं, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर। जो दो बड़े ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिमिलैरिटीज़ यानी कि हम वो तमाम खसूसियात देखेंगे जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि दोनों जानवर भी और पौधे भी दोनों जिंदा जानदार हैं। जबकि डिफरेंसेस में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बुनियाद पर हमने पौधों को और जानवरों को दो अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया है। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दी गई है जिसमें एक तरफ आपके पास आपको उसने एक पिक्चर आपको दी गई है जिसमें एक तरफ गॉड दिखाई गई है और एक तरफ एक ट्री है जिस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री। ये एक मैंगो ट्री की पिक्चर है, एंड अ गोट। एनालाइज द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू लिविंग थिंग्स। आपने इन दोनों पिक्चर्स के दरमियान, ये जो दोनों लिविंग थिंग्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस भी देखना है और सिमिलैरिटीज़ भी देखनी है। आए इन दोनों के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ को हम एक डायग्राम के थ्रू आपको डिस्क्राइब करते हैं। ये जो डायग्राम होती है इसको कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें दो सर्कल्स बनाए जाते हैं। एक सर्कल आप देख रहे हैं ब्लू कलर का है और एक सर्कल आप देख रहे हैं रेड कलर का है। जो रेड कलर का सर्कल है वो एनिमल्स के लिए बनाया गया है और जो ब्लू कलर का सर्कल है ये प्लांट्स के लिए बनाया गया है। इस सर्कल का कोई भी कलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये रेड और ब्लू ही हो। इस तरह की जो सर्कल्स बनाए जाते हैं जिनमें हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन देना होता है उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। इस तरह की वेन डायग्राम्स जो होती हैं उनकी खसूसियात क्या होती हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक साइड पे सर्कल, हाफ सर्कल साइड बाहर है, इधर भी हाफ सर्कल बाहर है और दरमियान में दोनों सर्कल्स को मिला दिया गया है। इसका क्या मतलब हो गया
कि ये वो खसूसियात हैं जो एनिमल्स की प्लांट्स के साथ नहीं मिलती। इसी तरह यहाँ पर जो खसूसियात दी गई हैं ये वो खसूसियात हैं जो एनिमल्स के साथ नहीं मिलती, लेकिन दरमियान में उसने लिखा है सिमिलैरिटीज़, यानी कि ये वो खसूसियात हैं जो दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट्स यूजली ग्रीन इन कलर, प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, वाइल यूजली एनिमल्स आर यूजली ऑफ वेरियस कलर, जबकि जानवर जो होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। वाइल द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जबकि जो जानवर हैं उन्हें अपनी खुराक के लिए या तो दूसरे प्लांट्स से खुराक लेनी पड़ती है या फिर दूसरे जानवरों से खुराक लेनी पड़ती है। इसी तरह प्लांट्स आर अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, जो पौधे हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, जबकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ईजीली मूव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑब्वियसली दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि दोनों ग्रो करते हैं, दोनों रेस्पायर करते हैं और दोनों ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में उन्होंने आपको ये वेन डायग्राम की डिस्क्रिप्शन बताई है, जिसमें बताया गया है कि इस तरह की डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं, जिसमें सिमिलैरिटीज़ को हम दरमियान में जाहिर करते हैं दोनों सर्कल्स को मिक्स करके और डिफरेंसेस को हम साइड पे शो करते हैं। ओके, डू यू नो लिविंग थिंग्स हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड सेंसिटिविटी, कि लिविंग थिंग्स जो है वो अपना फालतू मादा खारिज करती हैं और चीज़ों को महसूस करती हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एयर, दोनों ही पौधों को, जानवरों को खुराक की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और हवा की ज़रूरत होती है। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट, प्लांट्स जो है वो हम माहौल को ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, थैंक यू प्लांट्स, हमें प्लांट्स को थैंक यू कहना है। क्यों? प्लांट्स जब तक हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे हम जिंदा रहेंगे। अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दें, हमें फ्रूट्स देना बंद कर दें, हमें खुराक देना बंद कर दें, तो हमारे ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पहले हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बाद हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स के कौन से ग्रुप्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स के मज़ीद कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। पुट योर हैंड ऑन बैक ऑफ योर नेक, अपनी जो बैक साइड है नेक की उसके ऊपर हाथ रखें। ओके, नाउ मूव योर हैंड डाउनवर्ड, और अपनी जो हाथ है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे की तरफ लेके जाना है। डू यू फील एनी बोन, कि आपको कोई हड्डी महसूस हो रही है? ये जो हड्डी आपको महसूस होगी ये कहलाती है बैकबोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। हाउ मैनी वर्टिब्राई आर इन योर बैकबोन, आपकी बैकबोन के अंदर कितनी वर्टिब्राई मौजूद होती हैं? ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर मज़ीद छोटी छोटी कितनी हड्डियाँ मौजूद हैं? तो इसका जवाब है 33। कितनी है? 33। ओके जी, तो बच्चों अब आपको पता चल गया वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर हम एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक वर्टिब्रेट्स और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ओके, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर हमने एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर हम एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होंगे? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी। एनिमल्स हैविंग बैकबोन, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद है। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं हैविंग नो बैकबोन, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई बैकबोन मौजूद नहीं है। वर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल्स शामिल हैं? फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, कैट। जबकि इनवर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल शामिल हैं? कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश एंड मिलीपेड्स। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक के अंदर आपने बहुत मुख्तलिफ एनिमल्स की पिक्चर लगानी है और उनको आपने डिवाइड करना है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ओके, डिवाइड देम इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन पाकिस्तान? ओके, वो सारे एनिमल जो आपको पाकिस्तान में मिलते हैं उन्हीं की पिक्चर्स लगानी है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, अब हम दूसरे ग्रुप की क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं। अभी हमने पढ़ा है एनिमल की क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ने लगे हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। जिस तरह वर्टिब्रल कॉलम की बेस पे हमने एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था,
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इसी तरह फ्लावर की बेस पर हम पौधों को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से पौधे होते हैं? जिनके अंदर फ्लावर होते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो पौधे होंगे जिनके अंदर फ्लावर मौजूद नहीं होता। प्लांट्स ऑन विच फ्लावर ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिनके अंदर फूल पैदा होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज, गुआवा, लेमन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में बी हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। फ्लावरिंग प्लांट्स तीन तरह के हो सकते हैं, उनमें हर्ब्स भी हो सकते हैं, उनमें श्रब्स भी हो सकते हैं, उनमें ट्रीज भी हो सकते हैं। यकीनन आपको हर्ब, श्रब्स और ट्री का डिफरेंस पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। वो पौधे जिनका स्टेम जो है वो वुडी नहीं होता, ठीक है, हर्बी होता है, यानी कि जिनका तना जो है वो सख्त नहीं होता, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल धनिया, ठीक है, छोटे छोटे जितने भी पौधे हैं जिनके अंदर धनिए की तरह के, जिनके अंदर स्टेम वुडी नहीं होगा। इसी तरह श्रब्स कौन से पौधे हैं? वो पौधे जिनके अंदर स्टेम तो थोड़ा वुडी होगा लेकिन उनका जो साइज़ है वो छोटा होगा। फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट, जैसे आपका गुलाब का फूल का पौधा। ओके। इसी तरह ट्रीज़ कौन से पौधे होते हैं? वो पौधे जिनकी हाइट बहुत लंबी लंबी होती है और उनका जो स्टेम है वो वुडी होता है। उनमें फॉर एग्जांपल आपका मैंगो ट्री। ठीक। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर एंड साइजेस। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं और मुख्तलिफ उनके साइज़ हो सकते हैं। ओके। पिक्चर्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर गिवन बिलो। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की पिक्चर्स उन्होंने आपको दी हैं। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, रोज़, सनफ्लावर, एप्पल ट्री, लेमन एंड गुआवा। ओके। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ का डिफरेंस भी नज़र आएगा। मस्टर्ड इज़ अ हर्ब, आप देख रहे हैं कि इसका जो स्टेम है वो वुडी नहीं है। ओके। रोज़ इज़ अ श्रब, इसकी जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। ओके। एप्पल इज़ अ ट्री, जस्ट सी द स्टेम, इट्स अ वुडी एंड द हाइट इज़ लॉन्ग। ओके। इसकी जो हाइट है वो बड़ी है, इसका स्टेम जो है वो वुडी है, तो ये एक ट्री है। इसके बाद हमने देखना है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो पौधे हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते। द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस, फर्न्स एंड कॉनिफर्स। फिर कॉनिफर्स में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है पौधों का, इसकी उन्होंने फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉनिफर्स आप देखेंगे पाइन ट्रीज, जूनिपर्स, थुजा एंड सैगो प्लांट्स। ओके, सैगो पाल्म एंड सैगो पाल्म। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो सारे प्लांट्स उन्होंने आपको दिखाए हैं, मॉस, फर्न, कॉनिफर्न, पाइन ट्री, जूनिपर, थोजा एंड सैगो प्लांट्स, ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। पिक्चर्स ऑफ सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर गिवन बिलो। ओके, नाउ वट आर द कॉनिफर्स? कॉनिफर्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? मरी में, स्वात में, कागान में, चिलास में। ओके। कॉनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकॉनमी। ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इट्स वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसकी जो लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है। कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके अंदर काम आती है। ओके, इमारती सामान बनाने के काम आती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। और ऑर्नामेंटल थिंग्स में, जो नुमाइशी चीज़ें होती हैं उनको बनाने में काम आती है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक पेपर। ये पेपर बनाने में भी काम आती है। द सीड्स ऑफ सम कॉनिफर्स आर यूज एज ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट के तौर पर इनके सीड्स को, इनके बीजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सच एज पाइन नट, चिलगोज़ा, आप सब ने ही देखा भी होगा और खाया भी होगा, तो ये भी एक कॉनिफर ट्री का सीड है। इसके बाद हम अपने एक एक्टिविटी करनी है। ड्रॉ दिस वेन डायग्राम इन योर स्क्रैप बुक। अपनी स्क्रैप बुक में आपने इस तरह की एक वेन डायग्राम बनानी है। राइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जिस तरह आपने एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान एक वेन डायग्राम देखी थी, बिल्कुल इसी तरह आपने भी ये वेन डायग्राम बनानी है। एक साइड पे आपने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लिखने हैं और दूसरी साइड पे आपने फ्लावरिंग प्लांट्स लिखने हैं और दरमियान में इनके सिमिलैरिटीज़ लिखनी है। यहाँ पर आपने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के वो करैक्टर्स लिखने हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है यहाँ पर, जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर्स नहीं होते। ओके, नो फ्लावर्स। दूसरा डिफरेंस क्या होगा इनके दरमियान? यहाँ पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स नो फ्रूट। ओके, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपने लिखना है विद फ्रूट्स। यहाँ पर वो फ्रूट, इनके फ्रूट्स पैदा बनते हैं, लेकिन इनके फ्रूट्स बनते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स नहीं बनते। सिमिलैरिटीज़ वही हैं, दोनों ग्रीन कलर के हैं, दोनों ग्रोथ करते हैं। ओके, इस तरह की कुछ आपने
करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखने हैं। अब हमने पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी। मैं इसको थोड़ा सा आसान आपको करके बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उन्होंने एक पार्क दिया है, ठीक है, ये एक पिक्चर है जो आपके सामने है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीज़ की पिक्चर है, ग्रास भी है। अब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक एनिमल भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ है, गोट है, कोई इंसान भी खड़ा हुआ है, इस घास के अंदर छोटे छोटे कीड़े भी मौजूद हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इस एक पार्क में मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर इस पार्क की बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगी, ठीक है। किसी भी जगह पर बहुत सारी या मुख्तलिफ़ किस्म की तमाम जिंदा चीज़ें उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। ओके, अब हम इसको ज़रा इधर से समझते हैं। जस्ट लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द आपने देखना है, एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स, और फिर जिंदा चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक्स अलाइक, क्या सारी जिंदा चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही हैं? इफ़ नो देन वाई। ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो अपने फंक्शन में भी और अपने स्ट्रक्चर में भी, यानी कि अपने अमाल में भी और अपनी खसूसियात में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। The variety of living things present at a particular place is called biodiversity. Variety of living things, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िंदा जानदार, मुख्तलिफ सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस, जो एक ही जगह पर मौजूद हैं, एक ख़ास जगह पर मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। वी स्टिल डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमें अभी तक सही जो नंबर है ना, जो एक्चुअल नंबर है कि कितने ज़िंदा जानदार और कितनी किस्म के ज़िंदा जानदार ज़मीन पर मौजूद हैं, ये हमें नहीं पता। मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारी जो है ना ज़िंदा जानदारों की अक़साम वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि अब वो हमें इस दुनिया में कभी नज़र नहीं आएंगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इज़ इन इंडेंजर्ड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, जो हमारी ज़िंदा जानदार हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस वक्त ख़तरे में है। इंडेंजर्ड है यानी उनको ख़तरा लाहक है, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, बहुत सारी वजूहात की वजह से। कौन कौन सी? सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी उनका जो मस्कन है, उनका जो हैबिटेट है जहाँ वो रह रहे हैं उसको तबाह किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। चेंजेस इन क्लाइमेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, जो हमारा माहौल है, उसको तब्दील किया जा रहा है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, और पानी की कमी, ठीक है, पानी की मुसलसल होने वाली कमी जो है वो हमारे ज़िंदा जानदारों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है, ठीक है। यहाँ पर वो आपको एक चीज़ बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये उन्होंने आपको जो पिक्चर दिखाई है जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, ये एक्चुअली एक छांगा मांगा फॉरेस्ट है जो कि लाहौर के करीब मौजूद है। ये ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड यानी इंसान के हाथ का लगाया हुआ जंगल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड टू प्लांट बिलियंस ऑफ ट्रीज़ टू स्टॉप क्लाइमेट चेंजेस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिलियन ऑफ ट्रीज़ लगाने का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सकेगा। नियर लाहौर, छांगा मांगा इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लाहौर के करीब जो छांगा मांगा है ये इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अब हमने पढ़ने हैं मेजर बॉडी पार्ट्स, वाइटल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, जिस्म के बुनियादी अज़ा और ज़रूरी ऑर्गन जिनके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है और उनके फंक्शंस। टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स आर द मेजर बॉडी पार्ट्स एंड वाइटल ऑर्गन दैट विल बी स्टडी हियर। हमने यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ने हैं, टीथ पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, हार्ट, लंग्स, उसके बाद हमने स्टोमच पढ़ना है, बोन्स के बारे में पढ़ना है और मसल्स के बारे में पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं टीथ। कैन यू स्वेलो लार्ज पीस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग? क्या आप रोटी का बड़ा टुकड़ा या गोश्त बगैर चबाए खा सकते हैं? आवर टीथ ब्रेक आवर फूड इनटू स्मॉल पीसेस, हमारे जो दांत हैं वो हमारी खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन ब्रेकिंग द फूड। चार मुख्तलिफ किस्म के दांत हैं जो कि खुराक को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं। टीथ की 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली है इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर्स वो दांत हैं जो कि
बाइटिंग एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं जिन्होंने बाइट करना होता है या कट करना होता है। फॉर एग्जांपल रैट, ठीक है, इनकी शेप इस तरह की होती है, साइज़ में छोटे होते हैं और थोड़े से लंबे से होते हैं, ठीक है। कैनिन्स जो हैं वो थोड़े से इंसीजर से मुख्तलिफ होते हैं, इनकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा लंबा होता है और इनका काम क्या होता है, फूड को तोड़ना, पिर्सिंग ऑफ फूड एंड टेयरिंग आउट फूड, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। ये उन एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं जिनका काम है चीर पार करना, फॉर एग्जांपल टाइगर, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर्स कौन से टीथ हैं, ये वो टीथ हैं जिनका काम है चीविंग करना और ग्राइंडिंग करना, यानी कि जब एक किसी भी एनिमल ने किसी भी खुराक को अपने बाइटिंग कर ली है या पिर्सिंग कर ली है, यानी कि उसको काटा है या उसको चीर फाड़ के अपने मुंह के अंदर ले लिया है, तो अब या तो प्री मोलर होंगे या मोलर होंगे, ठीक है। ये इनकी बैक साइड पे होंगे दोनों की। इनका काम क्या है कि इन्होंने आने वाली खुराक को च्यू करना है, यानी कि उसको चबाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है, ग्राइंड करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट इन दोनों का फंक्शन सेम होता है। जो प्री मोलर्स हैं ये मोलर से थोड़ा सा छोटे होते हैं साइज़ में, ठीक है, और काम दोनों का तकरीबन सेम ही होता है, च्यूइंग करना और ग्राइंडिंग करना। अ टाइगर हैज़ लार्ज कैनन वेयर एज अ रैट हैज़ लार्ज इंसीजर। टाइगर के अंदर जो है वो कैनन्स बड़े होते हैं, जबकि जो रैट होता है उसके अंदर इंसीजर्स बड़े होते हैं साइज़ में। अ टाइगर यूजेज इट्स कैनन्स फॉर पिर्सिंग। टाइगर ने अपने कैनन्स को किस लिए यूज़ करना है, पिर्सिंग द फूड, ठीक है, जो उसका शिकार है उसको उसने चीरना है, फाड़ना है। एंड द रैट यूजेज इट्स इंसीजर फॉर बाइटिंग फूड, और जो चूहा है उसने क्या करना है, अपनी खुराक को बाइट करना है, काटना है। एंड किलिंग इट्स प्रे, और अपने जो शिकार है उसको मारना है। डू यू नो विच 3 बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर। बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि पेयर्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड, लेग्स, एयर, आइज़, ये सब वो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो कि पेयर्स में मौजूद हैं, ओके। डू ऑल द टीथ हैव सेम शेप्स। क्या तमाम दांतों की एक जैसी शेप होती है, नो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलर एंड प्री मोलर। ये मैंने आपको बता दिया कि प्री मोलर जो है वो साइज़ में छोटे होते हैं, मोलर साइज़ में बड़े होते हैं। दोनों का काम तो सेम ही है, लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि ये साइज़ में छोटे हैं, ये साइज़ में बड़े हैं। इसके बाद हाउ मैनी टीथ डज़ अ ह्यूमन बॉडी हैव। एक इंसान के अंदर कितने टीथ होते हैं, 32। अब हमने पढ़ना है बोन्स। बोन्स बॉडी का वो पार्ट है जो कि हार्ड होते हैं, साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं, इनकी शेप मुख्तलिफ हो सकती है, और ये एक बोन दूसरे से जॉइंटेड होती है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे, उस जगह को हम कहते हैं जॉइंट, ठीक है। और तमाम जो बोन्स हैं वो आपस में मिलकर किसी भी एनिमल का स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रेस एनी बोन ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी की किसी भी बोन को प्रेस करें। इज़ इट हार्ड और सॉफ्ट। क्या ये हार्ड है या सॉफ्ट है। मोस्ट बोन्स आर हार्ड। ज़्यादातर जो हड्डियाँ हैं वो सख्त हैं। दे आर ऑफ वेरियस साइज़ एंड शेप। इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द बोन ऑफ आर्म आर लॉन्गर। आपके जो हाथों की हड्डियाँ हैं, बाजुओं की हड्डियाँ हैं वो लंबी हैं देन दोज ऑफ द योर फिंगर। आपकी उंगलियों की निस्बत। ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर एट द जॉइंट्स। तमाम जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कहाँ पर, जॉइंट्स पर, ठीक है। जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं जॉइंट। ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। तमाम जो बोन्स हैं बॉडी की वो क्या बनाती हैं, एक स्केलेटन बनाती हैं, यानी कि सब मिलकर जो ढांचा बनाती हैं उसे हम कहते हैं स्केलेटन। कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ बोन। क्या आप हमें बता सकते हैं हड्डियों का क्या काम है। अगर आपके जिस्म में हड्डियाँ ना हो तो आप प्रॉपर शेप में नहीं आ सकते, यानी कि आपका जो जिस्म है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। वट विल हैपन इफ़ देर आर नो बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अगर इंसानी जिस्म में कोई हड्डी नहीं होगी, ऑब्वियसली हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकेंगे, हम अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हम सीधे खड़े नहीं हो सकेंगे, ओके। इस पिक्चर में आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बोन्स को दिखाया गया है। ये आपकी स्कल की बोन है, ठीक है, ये आपकी आर्म की बोन है, दीज आर रिब्स, ओके। यहाँ पर आपकी बोन ऑफ स्पाइन है, यानी कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। ये हिप बोन है, ओके। दिस इज हैंड बोन्स, लेग बोन्स, जॉइंट, नीज बोन्स, ठीक है। दीज आर द एंकल बोन्स एंड दीज आर द फुट बोन्स, ओके। ये पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर उन्होंने आपके सामने शो किया है। एक्टिविटी कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। इसमें आपने क्या लिखना है, आपने नेम ऑफ द बोन उन्होंने आपको दिया है, आपने इसके फंक्शंस लिखने हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्कल। आप ज़रा सोचें, स्कल क्या काम करेगा, प्रोटेक्ट द ब्रेन, ओके।
यहाँ पर फंक्शन ऑफ रिब्स, रिब्स ने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है, ओके, तो रिब्स ने हार्ट को और स्टोमेज को प्रोटेक्ट करना है, ओके। बोन्स ऑफ हैंड, हाथों ने क्या करना है, आपके डेली वर्क्स में आपकी हेल्प करनी है, ओके, हेल्प इन योर डेली वर्क रूटीन। बोन्स ऑफ लेग्स, लेग्स ने क्या करना है, हेल्प यू स्टैंड अप एंड हेल्प यू इन द वॉकिंग, ओके। फॉर योर इन्फॉर्मेशन देर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। किसी भी इंसान के ढांचे के अंदर 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर हॉलो, जो हाथों और टांगों की हड्डियाँ हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। दे हैव बोन मैरो, और इनके अंदर एक मादा मौजूद होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। ब्लड इज़ प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, और ये जो बोन मैरो है ये खून बनाता है। अब हमने पढ़ना है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स को पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी हम देखते हैं। ऑब्जर्व द लंग्स ऑफ अ गोट एंड टच देम। आपने गोट के लंग को टच करना है और अच्छे से उसे देखना है कैसा होता है। वट इज़ द कलर ऑफ द लंग, लंग का कलर कैसा होता है? मोस्टली ये ग्रे होता है। वाई आर द लंग्स स्पॉन्जी, ये जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी क्यों होते हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, ये लचकदार क्यों होते हैं? मोस्टली लंग्स जो है वो स्पॉन्जी इसलिए होते हैं कि जो हवा है वो प्रेशर से लंग्स के अंदर जाती है। अगर लंग्स स्पॉन्जी नहीं होंगे, वो हार्ड होंगे, तो वो अगर हवा, जब वो हवा प्रेशर से उनके अंदर जाएगी, जब आप सांस लेंगे और प्रेशर से हवा उनके अंदर जाएगी तो वो फट सकते हैं। तो जब वो स्पॉन्जी होते हैं तो जितनी भी हवा प्रेशर से अंदर जाती है वो फूल जाते हैं, और जब हवा बाहर निकल जाती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। वट विल हैपन इफ़ एयर इज़ फील्ड इनटू लंग्स थ्रू अ वाइन पाइप, तो क्या होगा अगर एक हवा जो है वो आपके लंग्स के अंदर वाइन पाइप के थ्रू अंदर एंटर होगी, तो क्या होगा, आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ फील्ड विद एयर, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो हवा से भर जाता है? ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर एंटर्स आवर लंग्स थ्रू नोज़, हम जब सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। फ्रॉम नोज़ एयर गोज़ इनटू वाइन पाइप, नोज़ के बाद ये जो हवा है ये हमारे वाइन पाइप के अंदर आ जाती है, ठीक है, जिसे हम सांस की नाली कहते हैं। द वाइन पाइप ओपन्स इन टू लंग्स, सांस की नाली है ये आगे जाके दो फेफड़ों में खुलती है। द लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, फेफड़ों के गिर्द पसलियों का जाल होता है जो इसकी हिफाजत करती हैं। आवर लंग्स कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, हमारे जो फेफड़े हैं वो मुसलसल फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स, खून और हवा के दरमियान जो ऑक्सीजन का तबादला है वो कहाँ होता है? वो लंग्स के अंदर जाकर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है हार्ट। हार्ट कौन सी ऑर्गन है? वो ऑर्गन जो खून को पंप करता है, आपकी बॉडी की लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। पुट योर हैंड ऑन द रिब्स ऑफ द लेफ़्ट साइड, अपनी जो बॉडी है उसकी लेफ़्ट साइड पे ज़रा हाथ रखें रिब्स के ऊपर। डू यू फील द बीट, क्या आपको कोई धड़कन महसूस हो रही है? द बीट यू फेल्ट इज़ दैट ऑफ द हार्ट, ये जो आपको बीट महसूस हुई है ना ये हार्ट की है। द हार्ट इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स, ये जो हार्ट है इसको पसलियों ने घेरा हुआ है। इट वर्क्स लाइक अ पंप, ये बिल्कुल एक पानी के पंप की तरह काम करता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी। द मसल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो मसल्स हैं दिल के वो भी फेफड़ों की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल, जो दिल है इसका काम क्या है? जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुंचाना खून की नालियों के ज़रिए। वट इज़ अ स्टोमिच, स्टोमिच क्या है? आपका मैदा। स्टोमिच इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन, ये बिल्कुल एक बैग की तरह का ऑर्गन है। इसका काम क्या है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ़्ट साइड बिलो द हार्ट, ये आपके हार्ट के नीचे लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। इट इज़ बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, ये आपके निज़ाम इंहज़ाम जो खुराक का निज़ाम है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, और इसका काम क्या है? डाइजेस्टिव जूस को खारिज करना, वो मादा जो कि खुराक को हज़म करता है उसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। द मसल्स ऑफ द स्टोमिच ग्राइंड द फूड, जो मैदा है उसके जो मसल्स हैं वो खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। एंड द डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट द फूड, और जो डाइजेस्टिव जूस है उसका काम है खुराक को तहलील करना। इसके बाद आते हैं मसल्स। मसल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मसल्स मौजूद होते हैं। मसल्स आल्सो अटैच विद बोन्स, मसल जो है वो आपकी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये सॉफ्ट होते हैं स्ट्रक्चर में और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। दे आर
पिंक और रेड इन कलर, ये पिंक या रेड कलर के होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ काउ, गोट एंड हैन, आपने काउ, गोट और हैन का मीट देखा होगा, ठीक है। हैन का जो मीट है वो पिंक कलर का होता है, जबकि काउ और गोट का जो मीट है वो रेड कलर का होता है। तो ये जो मीट है ये एक्चुअली मसल्स ही होते हैं। व्हाट इज़ देयर कलर, इनका जो कलर है वो कौन सा है, मैंने भी बताया आपको कि हैन का पिंक है, गोट का और काउ का रेड है। मसल्स वर्क विद बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड, आर्म, फीट एंड लेग्स। मसल जो हैं वो आपकी बोन्स के साथ और जॉइंट के साथ मिलकर आप हेल्प करते हैं आपके हाथों को, आपके बाजुओं को, पैरों को और टांगों को हरकत करने में। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी कैन स्टिक, वॉक, रन एंड जंप। इन मूवमेंट्स की वजह से आप बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं और जंपिंग कर सकते हैं। आवर हार्ट पंप ब्लड, हमारा जो दिल है वो ब्लड को पंप करता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि निज़ाम इंहज़ाम है, खुराक का जो निज़ाम है वो भी खुराक को मूव किसकी मदद से करता है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आखिर में वो हज़म होकर जिस्म से खारिज हो जाता है। इस सारे काम को सरअंजाम कौन देता है, मसल्स। इट इज़ ड्यू टू मसल्स दैट आवर लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ ये मसल्स ही हैं जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आपको मसल्स के थोड़े से फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि मसल असल में काम किस तरह करते हैं। देखें बच्चों, यहाँ पर ये एक मसल आपको दिखाया गया है। मसल मोस्टली पेयर्स की सूरत में होते हैं, ठीक है। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे के पेयर्स हैं, ठीक है। एक बोन के ऊपर दो मसल्स अटैच हैं, ठीक है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला रिलैक्स करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में बाजू ऊपर खिंच गया, ठीक है। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस हड्डी को वापस खींच लेगा, ठीक है, और आपका बाजू जो है वो सीधा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है। When the muscles attach with bones contract, they pull the bone. When the muscles attach with the bones contract, they pull the bone. वो मसल जो बोन के साथ अटैच हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो वो बोन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसने बोन को अपनी तरफ खींच लिया है। ड्यू टू दिस बोन मूव एट द जॉइंट, तो ये जो बोन है ये इस जॉइंट की तरफ मूव कर जाएगी। अ जॉइंट इज़ वेयर बोन्स आर कनेक्टेड। जॉइंट्स कौन सी जगह है, वो जगह है जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। फॉर एग्जांपल एल्बो, रिस्ट, नी। एल्बो, रिस्ट और नी आपका घुटना। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल हमेशा पेयर्स की सूरत में काम करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। व्हेन वी स्माइल 14 मसल्स आर नीडेड, जब हमने हंसना है तो हमें 14 मसल्स की ज़रूरत होती है। देयर आर ऑलमोस्ट 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, एक इंसान के जिस्म में तकरीबन 600 मसल्स मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज़ ड्यू टू मसल, आपके जिस्म का तकरीबन आधा वज़न आपके मसल्स की वजह से है। इसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट विद इन आवर स्कल, ये हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है, जिस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, इसका काम क्या है, हमारे जिस्म के तमाम निज़ाम को संभालना, उसको कंट्रोल करना। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड डिसाइड द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आवर बॉडी शुड गिव। इसका काम ये है कि ये जिस्म के तमाम हिस्सों से जो मालूमात आती हैं उनको इकट्ठा करता है और फिर फैसला करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देना है, किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा अगला पार्ट शुरू होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था एनिमल्स की बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शंस। अब हम पढ़ने लगे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन, पौधों के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। इससे पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट, एक छोटा सा फ्लावरिंग प्लांट लेना है, ठीक है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। फिर अपनी स्क्रैप बुक के अंदर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी डायग्राम बनानी है और फिर इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको आपने अपनी डायग्राम पे लेबल करना है, जैसे कि यहाँ पर लेबल किया गया है। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 5 अहम हिस्से होते हैं। दीज आर कॉल्ड रूट्स, स्टेम, लीफ, ओके, फ्लावर्स एंड सीड्स, जो बाद में फ्लावर्स के बाद तैयार होते हैं, ठीक है।
देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 5 अहम हिस्से होते हैं। दीज आर कॉल्ड रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। ओके, और सीड्स जो हैं वो फ्लावर्स के बाद डिवेलप होते हैं। ईच पार्ट परफॉर्म इट्स पर्टिकुलर फंक्शन। हर पार्ट जो है वो अपना एक खास काम करता है। द रूट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। जो रूट है ये ज़मीन के नीचे मौजूद होती है, ठीक है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसकी जो ब्रांचेस हैं ये रूट है और ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं। द रूट एंकर प्लांट्स इन द सॉइल। रूट्स का काम किया है कि ये पौधे को सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर अच्छे से गाड़े रखती हैं, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। और क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और जो मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद आता है अगला हिस्सा, स्टेम। व्हाट इज स्टेम? स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम जो है वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस। स्टेम की आगे फिर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ओके, दे आर देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर बहुत सारे पत्ते मौजूद होते हैं। एंड इट्स ब्रांचेस, और इसकी जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर भी। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। स्टेम ने क्या करना है, जो रूट्स ने जो है पानी और मिनरल्स एब्जॉर्व किए थे उसको इधर से लेना है और इन जो डिफरेंट लीव्स और फ्लावर्स हैं इन तक इसने इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। इट आल्सो सपोर्ट द प्लांट। और इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट देता है कि वो सीधा खड़ा रहे। हाँ जी, एक्टिविटी आया है आपके लिए। टेक 2 सॉफ्ट प्लांट्स हैविंग वाइट कलर। 2 आपने प्लांट्स लेने, सॉफ्ट प्लांट्स होने चाहिए, हर्ब्स टाइप, जो जिनका कलर जो है फ्लावर का वाइट हो। फॉर एग्जांपल पेटूनिया, ठीक है। पेटूनिया एक छोटा सा पौधा होता है। वॉश देयर रूट्स थॉरोली विद वाटर। इनको आपने लेके इनकी जो रूट्स हैं उनको अच्छे से पानी से धो लेना है। टेक 2 बॉटल्स और ग्लासेस। 2 बोतल ले लें या फिर 2 ग्लासेस ले लें, ठीक है। पोर वाटर इन बोथ, दोनों के अंदर पानी डालें। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन 1 बॉटल। और एक बॉटल के अंदर या एक ग्लास के अंदर आपने थोड़े से रेड कलर की इंक डाल देनी है, चंद कतरे। देन पुट अ प्लांट इन ईच बॉटल इन सच अ वे दैट देयर रूट्स रिमेन्स अंडर द वाटर। और आपने फिर दोनों पौधों को इस तरह लगा देना है ग्लास या बॉटल के अंदर कि सिर्फ उनकी जो रूट्स है ना वो पानी के अंदर मौजूद हों। लीव द प्लांट फॉर फ्यू आवर्स। आपने क्या करना है, आपने इन पौधों को कुछ घंटों के लिए या पूरी रात के लिए इस पानी के अंदर छोड़ देना है। वट डिड यू ऑब्जर्व? फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? कट द स्टेम ऑफ द 2 प्लांट्स। आप इनके स्टेम को कट करें यहाँ से, ठीक है। जब आप इसको एक रात के बाद निकालेंगे तो आपने इसको यहाँ से कट करना है। कट द स्टेम ऑफ द 2 प्लांट्स एंड टेल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लांट्स। फिर आप हमें बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्वियसली जो पानी सिंपल था वो प्लांट, वो जो फ्लावर है वो वाइट कलर का ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपको एक जो प्लांट जिसके अंदर आपने रेड कलर की इंक डाली थी उसके फ्लावर के ऊपर आपको रेड कलर के डॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लीफ। लीफ को पढ़ने से पहले आपको लीफ के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। एक्टिविटी को हम इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के बाद देखते हैं। ये एक लीफ है। लीफ जो है उसके ऊपर यहाँ पर ये जो इसका छोटा सा पार्ट है जो जिससे ये स्टेम से या स्टेम ब्रांचेस से अटैच होता है, इसको हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है। ये जो इसका वाइडर पार्ट है इसको हम कहते हैं लेमिना। यहाँ पर लीफ के ऊपर अगर आपने गौर से देखा हो तो छोटी छोटी वेन्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो छोटी छोटी आपको ऐसे लगता है जैसे ब्रांचेस हों, इनको हम कहते हैं मेन। और यहाँ पर एक बड़ी सारी वेन जा रही होती है जिसको हम कहते हैं मिडरिब, ठीक है। यहाँ पर अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। टेक अ लीफ। आपने एक लीफ लेना है, उसको आपने क्या करना है, ड्रा स्केच, उसका जो आपने स्केच बुक के ऊपर बनाना है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ लीफ? जो भी इसकी शेप है वो आपने स्केच करनी है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ वेरियस टाइप। मुख्तलिफ किस्म के जो लीव्स हैं वो आपने लेने हैं। कीप देम बिटवीन न्यूज़पेपर। आपने उनको बिल्कुल सीधा करके न्यूज़पेपर के अंदर रख देना है और फिर उसके ऊपर एक हैवी सा ऑब्जेक्ट जो है ना वो रख देना है ताकि जो लीव्स हैं वो बिल्कुल सीधे रहें। सच एज़ अ बुक ओवर देम। या जैसे कि एक भारी सी जो बुक है वो आप लें और उस न्यूज़ पेपर के ऊपर रख दें जिसके अंदर आपने लीव्स रखे हैं। आफ्टर 3 डेज़, जब आप 3 दिन बाद उसे खोलेंगे, टेक देम आउट, इन्हें बाहर निकालें। पेस्ट दीज ऑन योर स्क्रैप बुक। फिर अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर आपने इसको ग्लू के साथ अटैच कर देना है, चिपका देना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लीफ। फिर आप ज़रा आइडेंटिफाई करें और देखें कि ये जो लीव्स हैं ये इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने लिखना भी है अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर।
चलें अब हम पढ़ते हैं व्हेन यू लुक एट अ प्लांट, जब आप एक पौधे पे देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नोटिस, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर आपको लीव्स नज़र आते हैं। द फर्स्ट थिंग यू यूजली नोटिस इज़ अ प्लांट इन अ प्लांट इज़ इट्स लीव, आपको उसके पत्ते नज़र आते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ के बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी मुख्तलिफ किस्में मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। यूजली द लीव्स आर ग्रीन, ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव इज़ टू मेक फूड फॉर प्लांट्स, जो सबसे अहम काम है लीव का वो पौधे के लिए खुराक को तैयार करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ना है प्लांट का वो है फ्लावर। द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हीं के अंदर आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स नज़र आते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर, हर पौधे का जो फ्लावर है उसका साइज़ भी और कलर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्रूट्स हैं जो आप खाते हैं और सीड्स जो हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं। डिड यू एवर वॉन्डर अबाउट द पर्पज़ ऑफ दीज कलरफुल फ्लावर, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले तो ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि इनकी वजह से सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। जी, सीड को पढ़ने से पहले हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। प्लेस सॉइल इन अ बॉक्स और अ फ्लावर प्लॉट, आपने एक जो है ना फ्लावर पॉट लेना है या एक छोटा सा बॉक्स लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और फिर आपने क्या करना है, सो सीड इन इट, और एक छोटा सा बीज उसके अंदर बो देना है। पोर सम वाटर ऑन इट, और उस पर जो है ना थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालते रहना है डेली। डेली ऑब्जर्व द चेंजेस, और फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर क्या तब्दीली आते हैं। यू विल नोटिस टिनी प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम द सॉइल, आप देखेंगे एक एक छोटा सा पौधा जो है उस मिट्टी से बाहर निकल आएगा। डिड यू नो दैट प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड, क्या आपको पता है कि पौधे जो है वो बीज से तैयार होते हैं। व्हेन सीड्स आर फॉर्म विद इन द फ्लावर, जब बीज जो है वो किसी भी फ्लावर के अंदर बनता है, द एरिया सराउंडेड द सीड्स राइपन्स इनटू अ फ्रूट, तो वो जो सीड के बाहर का हिस्सा है वो फ्रूट में तब्दील हो जाता है। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो एप्रिकॉट पीच हैव ओनली वन सीड, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आम, आड़ू या नाशपाती, इनके अंदर जो है एक ही बीज मौजूद होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स सच एज वाटरमेलन, पपाया, गुआवा, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज या पपीता और अमरूद, इनके अंदर बहुत सारे बीज मौजूद होते हैं। व्हेन अ सीड इज सोन अ न्यू प्लांट जर्मिनेट फ्रॉम इट, जब आप एक बीज को बो देते हैं तो एक नया पौधा जर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद एक्टिविटी है, सपोज यू वोक अप इन द मॉर्निंग एंड ऑल प्लांट्स आर हैव ड्राइड अप, आप ज़रा सुबह उठे हैं और आपने ये देखा है कि सारे ही पौधे सूख गए। सपोज करें व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, तो ये जो सिचुएशन है जिसमें आप उठे हैं और सारे पौधे सूख गए, उसमें होगा क्या। राइट अ स्टोरी विद द फॉलोइंग हिंट्स, आपने एक स्टोरी लिखनी है, आपको हिंट्स उन्होंने दिए हैं कि इन इन पॉइंट्स पे आपने सोचते हुए लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द प्लांट्स, जो हमारा माहौल है, इन्वायरमेंट है, और पौधों की वजह से जितनी भी खूबसूरती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। सेकंड, प्लांट्स एज फूड फॉर एनिमल्स, ऑब्वियसली जब सारे ही पौधे सूख जाएंगे तो किसी भी एनिमल के लिए कोई खुराक नहीं होगी। इसके बाद आप बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और उस ऑक्सीजन की वजह से तमाम एनिमल ज़िंदा हैं। तो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे और वो हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम सब मर जाएंगे। ओके, फॉरेस्ट एंड रेनफॉल, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं उतनी ही ज़्यादा हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है और बारिशें होती हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगी तो रेनफॉल्स नहीं होंगे, यानी कि बारिशें नहीं होंगी। नीड ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, अब आप ये देखें कि पानी जो है और ऑक्सीजन वो तमाम जिंदा जानदारों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो जब पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, और रेनफॉल नहीं होगा तो पानी भी नहीं होगा। जब ये दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी तो ऑब्वियसली तमाम जिंदा जानदार मर जाएंगे।